नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हमारे लास्ट क्लास के अंदर चल रहा था संविधान की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये टॉपिक हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। और डिटेल से पढ़ने के बाद में अब ये टॉपिक हम इसको अंतिम चरण में लेके आ गए हैं। संविधान की विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया साथियों, लेकिन संविधान की विशेषताओं के अध्ययन करने के साथ मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे संविधान के बारे में बहुत सारी आलोचनाएं भी होती हैं। विभिन्न विचारकों ने बहुत सारी आलोचनाएं की हैं, ना केवल विदेशी संविधान वेत्ताओं ने हमारे संविधान की आलोचना भी की है, और उसके अलावा कुछ हमारे संविधान सभा के जो सदस्य हुआ करते थे, जो उस समय अम्बेडकर साहब के साथ में या जो वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन था उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, उस संविधान के साथ में जो मैतक नहीं रखते थे, उनकी भी आलोचनाएं यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, उनकी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं कि संविधान की विशेषताएं तो हमने पढ़ ली हैं, सारे विशेषताएं हो गई हैं। हालांकि इक्की दुक्की और भी हो सकती हैं, आप जितना अध्ययन करेंगे और भी कोई विशेषता उसमें शामिल हो सकती है दोस्तों। लेकिन हम लोगों ने मोटे तौर पे जो मेन प्रमुख जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी की सारी डिस्कस कर ली हैं और काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। मुझे लगता है कि वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होंगी, आपके सिलेक्शन में बहुत योगदान देंगी। मैं कहता हूँ कि आप जीरो लेवल से कोई भी छोटे से छोटे एग्ज़ाम से लेके आईएएस तक के एग्ज़ाम में अगर आप उसको मेरे वीडियोज़ को प्रॉपर तरीके से देख लोगे, अच्छे से समझोगे, तो मुझे लगता है कि आप 90 से 95% तक क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में आ जाओगे। 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैं 90 से 95% क्वेश्चन को सॉल्व करने की संभावनाएं मैं जताता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इतने क्वेश्चन आप सब लोग कर पाएँ और मेरी मेहनत सफल हो जाए दोस्तों। तो इस टॉपिक को हम अंतिम चरण में लेके चलते हैं, और ये टॉपिक अब हमारा इस जगह आ गया है कि हम लोग इस संविधान की जो आलोचनाएँ की हैं, क्या क्या आलोचनाएँ की जाती हैं और उन आलोचनाओं का क्या क्या जवाब होता है। खासकर ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए तो उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की किसने क्या कहा था इसके संबंध में आ सकता है। बाकी का तो ये मेंस के लिए टॉपिक हो सकता है, मेंस के अंदर इस पे क्वेश्चन बनते हैं। खासकर सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम हो, आरएएस मेंस हो या आईएएस का मेंस हो। आरएएस में भी जनरली इस पे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आईएएस के लेवल पे इस पे मेंस के अंदर इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग अगर इसको ठीक से समझा है तो इन आलोचनाओं पे भी हम लोग अच्छे से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे, आप लोग उनका जवाब देने की स्थिति में आ जाएंगे। तो संविधान की आलोचनाएं, भारतीय संविधान की आलोचनाएं, हम टॉपिक ले दें संविधान की आलोचनाएं। दोस्तों, सबसे पहली आलोचना जो की जाती है, वो पहली सबसे प्रमुख आलोचना जो की जाती है वो है कि भारतीय संविधान उधार में लिया हुआ है, उधार का संविधान है। भारतीय संविधान उधार का संविधान है दोस्तों, उधार में लिया गया बोला है, उधार का संविधान है, ये एक आरोप लगता है। दूसरा एक आरोप और लगता है जो ये है कि ये भारत परिषद अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी है, कार्बन कॉपी है। तीसरी आलोचना जो एक आरोप लगता है इसके ऊपर ये है कि ये संविधान पश्चिमी देशों का अंधानुकरण है, पश्चिमी देशों का या पश्चिमी देशों के संविधानों का अंधानुकरण है। इसमें भारतीयता नहीं है। मतलब ये भारत के लोगों के लिए संविधान बनाया गया, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय परिप्रेक्ष्य,
भारतीय जो इतिहास है, भारतीय जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। भारतीय मूल्यों के आधार पर भारतीय शासन व्यवस्था के जो मूल्य होते हैं, जो हमारी संस्कृति में वर्षों से विद्यमान रहे, उनको इन्होंने छोड़ दिया है। उनके अकॉर्डिंग भारत का संविधान नहीं बना है। भारत का संविधान जो है पश्चिमी देशों के संविधानों का अंधानुकरण करने का प्रयास किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाया गया है। भारतीय संविधान में भारतीयता जैसा कुछ भी नहीं है, ऐसा भी आरोप यहाँ पर लगता है। इसके अलावा एक और आरोप लगता है दोस्तों, जो चौथा आरोप माना जाता है कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो गांधी जी की विचारधारा थी, गांधीवादी मूल्य थे, गांधीवादी मूल्यों से दूर, गांधीवादी मूल्यों या विचारधारा से दूर, यानी ये संविधान जो है गांधीवादी विचारधारा से दूर है। गांधी जी के जो मूल्य थे, गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा, जिला पंचायत की अवधारणा, छोटे छोटे गांवों की सरकार होने की अवधारणा जो थी, बड़े शहरों के स्थान पर केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के स्थान पर कंप्लीटली विकेंद्रित सरकार की अवधारणा थी। बड़े बड़े उद्योगों के या समाजवादी अवधारणा के बजाय छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की ओर को बढ़ावा देने वाली शासन व्यवस्था की स्थापना की बात जो थी, इन सब चीज़ से ये दूर है। इस तरह की बातें, ये आरोप प्रारंभ में लगाए गए थे, संविधान सभा के सदस्यों ने ही लगाए थे, और भी इस पे आरोप लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें, महाकाय, महाकाय यानी बहुत ज़्यादा भारी भरकम संविधान, महाकाय बहुत ज़्यादा बड़ा आकार है, महाकाय संविधान, ये भी इस पे आरोप लगता है। इसके साथ में एक और बहुत फेमस आरोप लगता है, जो है वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान किसका है? वकीलों का स्वर्ग। दोस्तों, वकीलों के स्वर्ग की बात भी यहाँ पर की जाती है, और इस प्रकार से यहाँ जो प्रमुख बहुत सारे और भी आलोचनाएं हो सकती है, आलोचनाएं करने वाले और भी आलोचनाएं कर सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये आलोचनाएं हैं जो अधिकांश बुक्स में दे रखी होती हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। सिविल सर्विसेज में यूपीएससी के अंदर तो खासकर यहाँ से देखिए, उधार का संविधान या पश्चिमी देशों का अंधानुकरण या वकीलों का स्वर्ग, इन तीनों टॉपिक्स पे, इन तीनों पॉइंटों को आधार बना करके कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपीएससी के अंदर अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीपीसीएस के अंदर भी पूछा जाता है, अन्य एग्जामों के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चंस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें, एक एक करके हम एक एक बात पे बात करेंगे कि एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे कि संविधान की आलोचनाओं में कितना दम है, कितना नहीं है। पहली बात तो ये है, हम पहले ही आलोचना पे बात कर लें दोस्तों। पहली आलोचना है उधार का संविधान। भारतीय संविधान उधार का संविधान है। ये आरोप क्यों लगता है? ये आरोप दोस्तों इसलिए लगता है कि भारतीय संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान कुछ नहीं है, इधर उधर से बहुत सारी चीज़ों को हमने कलेक्ट कर लिया। हमने जो भारतीय संविधान बनाया था, जो संविधान बनाया गया था, उसमें 60 से ज़्यादा देशों को, 60 से ज़्यादा देशों के संविधानों को छाना गया था, उनका अध्ययन किया गया था, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया था। दोस्तों, इस आधार पे कहते हैं कि उधार का संविधान है, हमारा कुछ है नहीं इसमें। मैं इस आरोप को या हौच-पौच संविधान कहें कि कहीं से ऑस्ट्रेलिया से कुछ ले लिया, जर्मनी से कुछ ले लिया, अमेरिका से कुछ ले लिया, ब्रिटेन से कुछ ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया, इसको हम सीधे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दोस्तों, ऐसे आरोप लगते हैं। इसके अलावा इस पर ऐसे भी आरोप लगते हैं, इस तरह से भी कहा जाता है कि हौच-पौच संविधान है, उधार की एक बोरी है। ये आलोचना कई तरीके से की जा सकती है। इसके पीछे रीजन ये है कि विभिन्न देशों के संविधानों से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। जैसा कि मैंने संविधान के विशेषताओं में जब विभिन्न स्रोत पढ़ाए थे तो उसमें स्रोतों के नाम लिखाए थे बहुत सारे कि कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो विश्व में 60 से ज़्यादा देशों के संविधानों का हमने आकलन किया, तो इसके आधार पर ये
ऊपरी तौर पे, फौरी तौर पे तो ऐसा लगता है कि वास्तव में संविधान जो है उधार में ली गई चीज़ों का बुरा है। कहीं से हमने कनाडा से जो भारतीय संघवाद की व्यवस्था ले ली है, हमने जो संसदीय प्रणाली है या विधि का शासन है वो ब्रिटेन से ले लिया है, हमने उपराष्ट्रपति का कार्यालय न्यायिक प्रणाली जो है अमेरिका से ले ली है, हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से ले ली है। यानी कहीं कहीं से जो जो चीज़ें हैं वो वहाँ से हमने उठा करके और एक साथ मिला करके और आपको दे दिया कि संविधान आ गया हमारा। ये सब दूर से ली, दूसरे देशों से, दूसरे संविधानों से हमने उधार में ले रखी है। पहली बात तो मुझे शब्द, उधार के शब्द पे ही एक आपत्ति आती है। उधार लेना देने का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई दूसरे की चीज़ है, कि दूसरे की वस्तु है, और उस वस्तु को आप कुछ समय के लिए अपने पास यूज करने के लिए लेते हैं और उस चीज़ को वापस आपको कुछ समय बाद वापस लौटाना है। उधार का मतलब तो ये होता है। तो क्या हमारा संविधान के अंदर जो हमने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली है, उस ब्रिटेन से ली हुई संसदीय प्रणाली है या विधि का शासन है, जो भी हमने ली है, द्विसदनात्मक व्यवस्था वगैरह, ये सारी व्यवस्थाएं जो है क्या हमको ब्रिटेन को वापस लौटानी है? क्या लेने का मतलब हमने क्या ब्रिटेन की सरकार के साथ कोई समझौता करके लिया है? क्या हमने कोई लिखित में स्टाम्प पे लिखा है कि हम आपके शासन प्रणाली से ये चीज़ें ले रहे हैं, आपको हम बाद में लौटा देंगे? ये कोई वस्तु है क्या? एक्चुअली संविधान के जो मूल्य है, संविधान की जो अवधारणा है, विभिन्न पार्ट जो हमने लिए हैं, ये सारी शासन व्यवस्था की जो अवधारणा, कॉन्सेप्ट्स हैं, और कॉन्सेप्ट एक अमूर्त विचारधारा होती है जिसके आधार पर मूर्त संरचनाएं बनाई जाती हैं। जब अमूर्त विचारधाराएं होती हैं तो ये अमूर्त विचारधाराएं, कॉन्सेप्ट जो होता है, ये मूल्य, ये संवैधानिक मूल्य है, संवैधानिक कॉन्सेप्ट हैं, तर्क हैं, संवैधानिक सिद्धांत हैं। ये इन सिद्धांतों पे किसी एक देश का पेटेंट नहीं होता, किसी एक देश की जागीर नहीं है। ये जिस देश ने बना लिया, आप सोचिए कि 1787 में पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो उसने संविधान में जो लिख दिया वो उसने कोई शासन व्यवस्था के मूल्यों को लिया है, उसने भी अपने अनुसार डेवलप किया है, उनको डेवलप करके हम भी हमारी परिस्थिति के अनुसार डेवलप करके हमको उसके अकॉर्डिंग उस जैसा मूल्य कोई हम भी हमारे यहाँ पे स्थापित कर लेते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने उधार में ले लिया है, हमें उसको लौटाना तो नहीं है, हमने उसको इसके बदले में कोई तय तो नहीं किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया, कोई समझौता तो नहीं किया है। फिर माना कि संघात्मक व्यवस्था अमेरिका की संविधान की विशेषता है, तो संघात्मक व्यवस्था का पेटेंट थोड़ी करवा लिया है, इस कॉन्सेप्ट का, इस अवधारणा का अमेरिका ने पेटेंट थोड़ी करवा लिया है। कनाडा का सिस्टम हमने अपनाया तो कनाडा ने उसका पेटेंट करवा लिया है क्या? हमारे संविधान के बारे में अगर ये तर्क दिया जाता है कि भारतीय संविधान उधार में ली गई वस्तुओं का बोला है, तो पहली बात तो मुझे उधार के शब्द पे ही आपत्ति है। दूसरी बात यह है, तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर इसका तर्क हम ये दे सकते हैं कि भैया उधार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, संविधान कॉन्सेप्ट होता, किसी का पेटेंट नहीं है। ये एक कॉन्सेप्चुअल अवधारणा है, हर देश अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी विचारधारा कॉन्सेप्ट अपना सकता है। ये राजनीति विज्ञान या राजनीतिक व्यवस्था के जो सिद्धांत होते हैं उनके अवधारणाएं हैं, विचारधाराएं, इन विचारधाराओं पर किसी का कोई पेटेंट नहीं होता। विचारधाराएं स्वतंत्र मानव के मस्तिष्क में जन्मती हैं और स्वतंत्र रूप से ही ये अप्लाई होती हैं। कोई भी देश, कोई भी संस्थान, कोई भी राज्य, कोई भी संगठन इनको कभी भी कहीं भी अपने हिसाब से जैसा कहे तैसा एक दूसरे की कॉपी भी कर सकता है, और नहीं करे तो अपने अकॉर्डिंग जो उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसे अपना भी सकता है, उसमें बुराई क्या है? पहली बात। दूसरा, मेरा इस पॉइंट पे जो मेरा जवाब है, वो दूसरा जवाब ये है कि भारतीय संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा 395 अनुच्छेद, हमने 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 से अपनाए। हाँ, ये बात ठीक है कि अंग्रेजों के शासन के दौरान ये 1935 का अधिनियम आया था, लेकिन अंग्रेजों ने जो शासन व्यवस्था डेवलप की थी 1935 का अधिनियम लाया था, वो अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो विभिन्न डिमांड्स थी, भारतीय स्वतंत्रता
आंदोलनकारियों की जो डिमांड्स थी, उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए समय समय पर वो चीज़ें दी थी, कम या ज़्यादा मात्रा में दी थी। और धीरे धीरे करके 1773 से लेकर के भारतीय संविधान 1935 तक एक ऐतिहासिक क्रम में, स्वतंत्रता आंदोलन के विकास के क्रम में जितनी तीव्रता, जिस हिसाब से डिमांड हुई, उसके अकॉर्डिंग ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था डेवलप हुई थी, राजनीतिक व्यवस्था डेवलप हुई थी, भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत की कंडीशंस के परिप्रेक्ष्य में डेवलप हुई थी। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि 1935 का अधिनियम 100% अंग्रेजों की देन है? ये तो भारतीय संविधान के विकास क्रम की देन है। ये तो भारतीय संविधान का जो विकास हुआ उसके संदर्भ में, जो विकास के क्रम में जो विभिन्न उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, पिछले 200 सालों की जो परिस्थितियाँ थी, उन 200 सालों की परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप डेवलप हुआ। हमारी जो व्यवस्था है, हमारे देश की जो जनता है, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार डेवलप हुआ। तो जो चीज़ हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार एक लंबे समय में डेवलप हुई है, उसको अपना लेना कोई उधार की चीज़ नहीं है, कोई ब्रिटिश चीज़ नहीं है। ठीक है, सरकार अंग्रेजों की थी, लेकिन सरकार ने जो हमको विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से छोटी छोटी रियायतें देते हुए भारतीय नागरिकों की, भारतीय जनता की जो मांगें पूरी की थी, उन मांगों को पूरा करने के परिणाम स्वरूप ये 1935 का अधिनियम आया था। तो 1935 के अधिनियम की अधिकांश बातें हमने अपनाई, 2/3 हिस्सा अपना लिया। तो जब जिस संविधान का हिस्सा खुद के द्वारा डेवलप किया गया है, खुद की परिस्थिति के अनुसार, समय के साथ ऐतिहासिक क्रम में अपने आप विकसित हुआ है, समय के अनुसार, जनता की डिमांड्स के अनुसार ये डेवलप किया गया है, तो हम ये बात कहें कि भारतीय संविधान उधार में ली हुई चीज़ है, उधार में लिया गया बोला है, किसी और देश से चुराया है, तो ये बिल्कुल सिरे से खारिज होती है ये बात। पहली बात तो अधिकांश हिस्सा हमारा खुद का डेवलप किया हुआ है। दूसरी बात ये आती है दोस्तों कि जो संविधान है, भारतीय संविधान का 1935 के अधिनियम से 250 से ज़्यादा यहाँ पर ये है, ये तो हो ही गया। इसके साथ में एक और बात आती है दोस्तों कि हमने जो संविधान बनाया है, विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। हम उधार में लेना या चोरी करना तब मानते कि लेकर के हमने दूसरों के संविधान का एनालिसिस किया, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में उसको न्यू की त्यों कॉपी कर लिया हमने? नहीं। अगर हम कॉपी करते तो अमेरिका के संविधान से संवैधानिक व्यवस्था यानी संघात्मक व्यवस्था को यूं की त्यों चुरा लेते। हम संसदीय व्यवस्था, जो संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटेन में पाई जाती है, वही संसदीय सर्वोच्चता भी हम हमारे देश में अपना लेते। लेकिन हमने संसदीय सर्वोच्चता नहीं अपनाई, हमने अमेरिका की तरह 100% संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं अपनाई, हमने दोनों का मिश्रित रूप लिया। हमने संसदीय प्रभुता और न्याय के पुनरावलोकन को मिश्रित कर दिया। हमने हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार, हमारे संविधान की, हमारी शासन व्यवस्था की जो आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं के अनुसार काम किया है। हमने बिल्कुल कॉपी नहीं किया, किसी के संविधान को पूरी तरह से कॉपी नहीं किया। हमने उनमें उचित परिवर्तन करके, उनमें हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, हमारे लिए जो रिलेवेंसी है, हमारे परिस्थितियाँ, हमारी शासन व्यवस्था के लिए जो उपयोगिता है, उस उपयोगिता को ध्यान में रख के हमने हमारी जो ऐतिहासिक परंपरा है, हमारी जो ऐतिहासिक संस्कृति है, उसके आधार पर इसको फॉलो किया है। अगर ब्रिटिशर्स का ही प्रभाव मानते हो पूरी तरह से संविधान में, तो हमारे यहाँ भी एकात्मक शासन होती, हमारे यहाँ भी एकात्मक शासन व्यवस्था होती, जबकि हमारे देश में तो संघ सरकार और राज्य सरकार दो हैं। हमारे यहाँ पूरी तरह या तो संघात्मक व्यवस्था होती है, पूरी तरह एकात्मक होती है। लेकिन हमने ना तो संघात्मक को अपनाया, ना एकात्मक को अपनाया, हमने दोनों के बीच की स्थिति को अपना लिया। क्या यूनियन ऑफ स्टेट, नया अवधारणा दे दी, राज्यों का संघ। दोस्तों ये भी बात एक सही नहीं है। दोस्तों एक और बात इसके संबंध में, मैं उधार की वस्तुओं के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूँ, और वो कोटेशन जो कि स्वयं डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कही संविधान सभा के अंदर इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए, जब इनकी आलोचना की जा रही थी, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया था। और वो जवाब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो जवाब भी आपके लिए इस आलोचना का प्रत्युत्तर के रूप में काफ़ी उपयोगी होगा। आप लोग वो भी लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे उपयुक्त आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा में कहा, क्या कहा देखिए, कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है? 100 साल से अधिक हो गए जब दुनिया का पहला लिखित संविधान बना था।
इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों में मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है। केवल एक नई चीज़ यह हो सकती है कि किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ है कि उसमें गलतियों को दूर करने और देश की ज़रूरतों के अनुरूप उसको टालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। यह दोषारोपण कि यह संविधान अन्य देशों के संविधान की हूबहू नकल है, मैं समझता हूँ कि संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। मतलब हूबहू नकल की बात को इन्होंने सिरे से नकार दिया कि ये संविधान का, ये आलोचना वही लोग करेंगे जो कि संविधान का सही से अध्ययन नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने ऊपरी फौरी तौर पर अध्ययन किया है, वही लोग इस बात को कहेंगे कि ये संविधान हूबहू नकल है। जबकि हकीकत यह, जब गहराई से पढ़ेंगे तो आप पता लग जाएगा कि ये हूबहू नकल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस पॉइंट पे कि उधार में ली गई वस्तुओं का बोरा है, ये बात उचित नहीं है, इस पॉइंट का आप जवाब दे सकते हैं। दोस्तों दूसरी आलोचना पे बात करें हम लोग, 1935 के अधिनियम की कॉपी है, कार्बन कॉपी है। 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है, ऐसा बहुत सारे संविधान वेत्ताओं ने कहा है। और ये बात जो कही है भारतीय संविधान के बारे में, जो ये बात कही है कि ये हूबहू कॉपी है किसकी, 1935 के अधिनियम की। इनमें जो आलोचना करने वाले लोग हैं वो बहुत सारे भारतीय संविधान के निर्माता भी शामिल हैं। जैसे श्रीनिवास साहब कहते हैं कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। तो एन श्रीनिवास जो कि भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी होते थे, उन्होंने भी कहा है कि ये 1935 के अधिनियम की क्या है, नकल है, कॉपी है। इसी तरीके से इन्होंने कहा सर आइवर जेनिंग्स, एक और नाम आता है, एक तो नाम मैंने बताया एन श्रीनिवास, दूसरा नाम हम पढ़ते हैं सर आइवर जेनिंग्स, सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा, देखिए सर आइवर जेनिंग्स जो ब्रिटिश संविधान वेत्ता थे, उन्होंने कहा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे ही संविधान निकलता है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं, बिल्कुल कॉपी कर लिए गए हैं। मतलब भारतीय संविधान के अधिकांश पार्ट जो है 1935 के अधिनियम से यूँ की त्यों कॉपी कर लिए गए हैं। ये एक आरोप सर आइवर जेनिंग्स ने लगाया। इसी तरीके से एक आरोप और लगता है पी.आर. देशमुख साहब के द्वारा, पी.आर. देशमुख साहब के द्वारा भी एक आरोप लगता है। ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने टिप्पणी की कि भारतीय संविधान अनिवार्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, यह वयस्क मताधिकार बस है, उसमें केवल एक वयस्क मताधिकार को जोड़ दिया गया है। यानी पूरा कॉपी है, केवल वयस्क मताधिकार की अवधारणा को जोड़ दिया, बाकी की न्यों की त्यों सारा की सारा कॉपी है। पी.आर. देशमुख साहब जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने भी इसके बारे में कहा है। उक्त आलोचनाओं, ये सारी आलोचनाएं जो कही हैं, श्रीनिवासन साहब ने कही या आइवर जेनिंग्स साहब ने कही या देशमुख साहब ने कही हैं, ये आलोचनाएं जो हैं, इन आलोचनाओं का जवाब खुद अम्बेडकर साहब देते हैं। कौन देते हैं दोस्तों? अम्बेडकर साहब ने इसका जवाब दिया है। और अम्बेडकर साहब क्या जवाब दे रहे हैं इसका देखिए, सुनिए। जहाँ तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया है। मैं इस बात के लिए कि हमने 1935 के अधिनियम का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया है, मैं इस बात के लिए क्षमा याचना नहीं करूंगा। उधार लेने में कोई भी लज्जास्पद नहीं है, मतलब उधार लेना कोई लज्जा की बात नहीं है, इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी एक का कोई पेटेंट राइट नहीं होता है। मुझे खेद इस बात का है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से ही संबंधित हैं। मतलब
इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दे दिया कि 1935 के अधिनियम से हमने चीज़ों को कॉपी कर लिया है, अधिकांश चीज़ों को अपना लिया, तो इस पे मुझे कोई लज्जा नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब उधार के बोरा की बात कर रहा था तो मैंने आपको ये बताया था 1935 का अधिनियम भी तो हमारा ही है। हमारी परिस्थितियों के अनुसार संवैधानिक विकास के क्रम में हमारे ऐतिहासिक जो स्वतंत्रता आंदोलन जो चला था लंबे समय तक, 90 साल तक जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चला था, उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार पर जो दबाव डाले गए, जो चेंजेस करवाने के लिए, जो शासन व्यवस्था पर अपने जनता की सहूलियत के लिए जो प्रयास किए गए थे, जो दबाव डाले गए थे, उसी के अकॉर्डिंग सरकारों ने समय समय पे विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से शासन व्यवस्था में चेंज किया, विभिन्न प्रावधान किए। तब उन प्रावधानों के माध्यम से भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना धीरे धीरे की गई। तो जब जिस चीज़ के लिए स्वतंत्रता आंदोलन इतने टाइम से चल रहा था और उसी स्वतंत्रता आंदोलन के दबाव में हमारे देश में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना 1935 के अधिनियम में प्रांतीय लेवल पे और जो खासकर विशेषकर प्रांतीय लेवल पे जब की गई थी, पूरी तरह स्वायत्तता दी गई थी और देश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रख के किया गया था। तो ऐसी अच्छी बातें जो कि देश के डिमांड के अनुसार डेवलप की गई है, समय के साथ दी गई है, उसको जब देश आज़ाद हो गया, यही तो सपना स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था, देश की जनता ने देखा था। तो उन्हीं चीज़ों को पूरी तरह से और बेटर तरीके से पूरी तरह से स्वतंत्रता देते हुए लोकतंत्र की स्थापना करना, ऐसी व्यवस्था को अपना लेना, उसकी कॉपी कर लेना आगे, उसके आधार पर और चेंज करके और बेटर तरीके से उसको लागू करने में कोई बुराई नहीं है। 1935 का अधिनियम हमारा अधिनियम है, किसी देश से चुराया हुआ अधिनियम नहीं है, और हमारी ही चीज़ को दोबारा अपना लेना कोई बुराई की बात नहीं। अम्बेडकर साहब तो कहते हैं कि मुझे इस बात के लिए कोई माफ़ी नहीं मांगनी, किसी से क्षमा याचना नहीं करनी है कि मैंने 1935 के अधिनियम से इतना बड़ा पार्ट लिया है। बस मुझे तो बल्कि इस बात का दुख है कि मैंने उसमें से केवल प्रशासनिक संरचना को ज़्यादातर लिया है, प्रशासनिक संरचना को, प्रशासनिक व्यवस्था को ज़्यादातर लिया है। वैसे भी प्रशासनिक व्यवस्था जो है अंग्रेज़ों के टाइम पे जो डेवलप हो गई थी, जिस सिस्टम के हम आदी हो चुके थे, उसी सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज करके हम लोगों ने उसी प्रशासनिक संरचना जो बरसों से डेवलप हुई थी उसको उखाड़ के नई संरचना लाना आर्थिक रूप से भी उचित नहीं था, व्यवहारिक रूप से भी मुश्किल था। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसके बाद में बहुत सारी दिक्कतें आती, उसको नए सिस्टम को सेट करने में जनता को आदी होने में दिक्कतें आती। जनता जो है प्रॉपर तरीके से सेट हो चुकी थी और पूरे देश को अंग्रेज़ों के टाइम पे विखंडित होने से रोकने में जिस प्रशासन ने मदद की थी, उस प्रशासन को अगर लोक कल्याणकारी जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो उसे भी बेटर तरीके से निभाएगा। यही सोच रख कर के प्रशासनिक संरचना को अपना लिया गया था। शासन व्यवस्था हमने हमारे हिसाब से, देखिए अंग्रेज़ों के टाइम पे वहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में संसदीय व्यवस्था होते हुए भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। हमने राजतंत्र को न अपना करके गणतंत्र को अपना लिया। तो जो चेंज करना था वो चेंज हमने किया संविधान के अंदर। तो हम ये नहीं कह सकते कि 1935 के अधिनियम की कॉपी है तो इसकी आलोचना की जाए। 1935 के अधिनियम की कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है। 1935 का अधिनियम भी हमारा ही अधिनियम था। हमारे देश के संवैधानिक विकास के क्रम में सबसे जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर, जो एक माइलस्टोन मानते हैं, वो माइलस्टोन था। उस माइलस्टोन को आधार बना करके संविधान का विकास करना कोई गलत बात नहीं है। तो ये बात हम लोग कह सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से एक और आलोचना की जाती है कि ये पश्चिमी देशों का अंधानुकरण है, भारतीयता का पुट नहीं है। दोस्तों ये अभारतीय संविधान है, यानी भारतीयता विरोधी संविधान है। ऐसा संविधान सभा के ही सदस्यों ने कहा था, जिनमें से के हनुमंतैया साहब जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे। के हनुमंतैया ये फेमस नाम है। ARC प्रथम के मोरारजी देसाई के बाद अध्यक्ष भी बने थे के हनुमंतैया। के हनुमंतैया संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे और ये संविधान सभा के जो सदस्य थे के हनुमंतैया साहब, ये के हनुमंतैया साहब ने ये आलोचना की है कि संविधान सभा के सदस्य के हनुमंतैया ने टिप्पणी की कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे। वीणा या सितार का मतलब हम भारतीय संगीत चाहते थे, लेकिन हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। हम इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं मतलब हमने ब्रिटिश शासन व्यवस्था को अपना लिया है।
ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार शिक्षित हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माता जो थे अधिकांश बैरिस्टर थे, वकील थे, ये सब अंग्रेज लंदन में विदेशों में जाकर के अंग्रेजी शिक्षा में पढ़े बड़े हैं, तो ये अंग्रेजी शिक्षा के मानसिक रूप से गुलाम थे। इसलिए ऐसा हुआ कि इन्होंने अंग्रेजी उस शिक्षा को ही प्रभावित होकर के उन्हीं के संवैधानिक व्यवस्था को यहाँ पर अपनाया है, जबकि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था भारतीय परिस्थितियों के अनुसार, भारतीय मूल्यों के अनुसार डेवलप नहीं की गई। ऐसा किया जाना चाहिए था, ये आलोचना की जाती है। इसी प्रकार की एक आलोचना है श्री लोकनाथ मिश्र। लोकनाथ मिश्रा साहब कहते हैं, ये भी संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे, और इन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि पश्चिम का दासवत अंधानुकरण करना, पश्चिम का दासवत अनुकरण करना, बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण करना है। मतलब पश्चिमी देशों का अंधानुकरण करके पूरी तरह से हम पश्चिमी देशों का अनुकरण नहीं कर रहे, बल्कि उनके प्रति आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति बेकार है, हमारा सिस्टम बेकार है, और पश्चिमी देशों का सिस्टम, पश्चिमी संस्कृति ज़्यादा अच्छी है, श्रेष्ठ है। ऐसा ये हम लोगों ने पश्चिमी देशों के संविधानों को अंधानुकरण करके ऐसा हमने शो किया है, ये भी एक आरोप यहाँ पर लगाया जाता है। इसी तरीके से कहा जाता है लक्ष्मीनारायण साहू, जो कि एक और संविधान वेत्ता थे, जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य भी थे, उन्होंने कहा कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत भावनाएं या विशेषताएं इसमें प्रकट नहीं होती हैं। यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा, लागू होने के फौरन बाद ही टूट जाएगा। ऐसा कहा था लक्ष्मीनारायण साहू साहब ने, जो संविधान सभा के सदस्य थे। एक्चुअली ये बात तब कही थी जब संविधान सभा में प्रारूप, भारतीय संविधान का प्रारूप अम्बेडकर साहब ने तैयार किया था। तो अम्बेडकर साहब पर एक आरोप लगाया जाता है कि ये विदेशी मानसिकता के थे, ये थोड़ा सा पश्चिमी जो देश हैं, इन पश्चिमी देशों के अकॉर्डिंग काम करना चाहते थे, उन्हीं को ज़्यादा फॉलो करते थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग ज़्यादा चलते थे। इनकी जो पढ़ाई लिखाई है, ये बैरिस्टर थे, ये इंग्लिश शिक्षा के समर्थन में रहते थे, गांधीवादी विचारधारा के, गांधी जी के थोड़ा सा विरोधी भी माने जाते थे। ये सारी बातें यहाँ पर कही जाती हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि दोस्तों, संविधान टूट जाएगा, मतलब विदेशी दास्ता की बात तो ऐसा नहीं दिखाई देती इसमें। इन सब के जवाब मैं दे चुका हूँ कि विदेशी दास्ता की बात तो तब होती जब पूरी तरह से कॉपी कर लेते। संविधान लागू होने के बाद ही टूट जाएगा, इसका जवाब अब तक तो अपने आप ही मिल गया कि भारतीय संविधान आज भी जिंदा है। 75 साल के बाद भी, 75-76 साल के बाद भी भारतीय संविधान आज भी जिंदा है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था चल रही है और भारत में पूरा संविधान के तहत शासन चल रहा है। हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था कौन? पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी। वो पड़ोसी आज तक कई बार वहाँ संविधान का गला घोटा गया, वहाँ लोकतंत्र का गला घोटा गया। जो वहाँ के सैनिक तख्ता पलट करके वहाँ के जो हुक्मरान हुआ करते थे, प्रधानमंत्री वगैरह, उनको फांसी पे लटका दिया गया। चीन में देख लीजिए, चीन में वहाँ संविधान के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ही पार्टी का शासन हमेशा चलता रहता है, और ये एक ही पार्टी का शासन जो है हमेशा एक तरह से तानाशाही स्वरूप में दिखाई देता है। आप देखिए हमारे पूर्वी साइड में अगर हम बात करें तो पूर्वी साइड में आप देखिए दूसरा हमारा पड़ोसी देश है जिसका नाम है बर्मा या म्यांमार। वहाँ पर लोकतंत्र का गला घोंटा गया। यानी अगर हम देखें तो विभिन्न देश, जो छोटे छोटे देश हैं हम लोगों से, जहाँ बहुत ज़्यादा विविधता नहीं है, एक ही धर्म संस्कृति के लोग ज़्यादा हैं, अधिकांश वहाँ पर सरकारें जो हैं शासन कर रही हैं, वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का कई बार गला घोंट दिया गया, संविधान को उखाड़ फेंका गया। लेकिन भारत के संबंध में देखिए, 1950 में जब से संविधान लागू हुआ है तब से लेके अब तक एक बार भी सैन्य तख्ता पलट नहीं हुआ, भारतीय संविधान का या भारतीय लोकतंत्र का गला नहीं घोटा गया। ये बात, इस बात के लिए 75 साल का इतिहास इस बात को गवाही देता है कि भारतीय संविधान जो है भारतीय जनता के अनुरूप था, भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप था। इसमें भारतीयता नहीं होने की बात मुझे दिखाई नहीं देती। ये बात नहीं है कि पश्चिमी देशों की कोई चीज़ अच्छी है या वो उनसे मैच करती है।
तो उसको हम नहीं अपनाएं। हमें अपनाना चाहिए, अच्छी चीज़ है, दूसरों से सीखनी चाहिए, सीखने में, चीज़ों को लेने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग आज भी जाति धर्म के आधार पर बटे हुए जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उनके अनुसार शासन चलाने की व्यवस्था के बजाय तार्किक आधार पर सभी को समानता के स्तर पर लाते हुए और फिर शासन व्यवस्था का एक ढांचा तैयार किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो आधुनिक ढांचा ही ज़्यादा बेटर सिद्ध होगा। और वो हो भी रहा है। भारत विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा है। ये भारतीय संविधान की सफलता को ही दर्शाता है, भारतीय संविधान की परिपक्वता को दर्शाता है। दोस्तों, एक और आलोचना की जाती है गांधीवाद से दूर। गांधीवाद मूल्य या गांधीवादी विचारधारा से दूर संविधान है। ये प्रारंभ में आलोचनाएं की गई थी दोस्तों। एक्चुअली ये था कि जिस समय संविधान सभा थी तो संविधान सभा के अंदर जो बहुत सारे लोग थे, विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न पार्टियों के लोग थे और गांधीवादी मूल्यों, आपको पता है कि संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अम्बेडकर साहब का था, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। और अम्बेडकर साहब विचारधारात्मक रूप से थोड़ा गांधी जी के विरोधी माने जाते थे। ऐसा कहते हैं कि गांधी जी की विचारधारा और अम्बेडकर की विचारधारा थोड़ी अलग हुआ करती थी। नेशनल मूवमेंट में हमेशा आपस में एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, परंतु गांधी जी अम्बेडकर साहब का भी बहुत सम्मान किया करते थे। दोस्तों, इस आधार पे अम्बेडकर के प्रारूप का, अम्बेडकर के संविधान का ये कहकर आलोचना करना कि ये गांधीवादी मूल्यों से दूर है, कुछ एक कारण एक भी ये भी था कि जब संविधान लागू हुआ था, बनाया गया था, जब चर्चा की गई थी, तब पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना नहीं की गई थी, ग्राम स्वराज की अवधारणा नहीं आई थी, जिला पंचायतों की अवधारणा नहीं आई थी। तो इस तरह की बात भी यहाँ पर की गई थी। लेकिन आपको ध्यान है कि संविधान के अंदर आर्टिकल 40 के अंदर ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया था। भविष्य में उसकी संभावनाएं छोड़ दी गई थी और उसी का परिणाम हुआ कि बहुत जल्दी संविधान लागू होने के लगभग 9 साल बाद में ही तुरंत भारतीय संविधान में जो है क्या शुरू कर दिया गया, हमारे संविधान के अंदर शुरू कर दिया गया, क्या हमारे संविधान के अंदर पंचायती राज सिस्टम शुरू कर दिया गया, हमारे देश में व्यवस्था शुरू कर दी गई और बाद में उसको संवैधानिक दर्जा देते हुए 1993 में देश में संवैधानिक रूप से भी गांधीवादी मूल्यों को ला दिया गया। अगर नीति निर्देशक तत्वों में हम देखें तो गांधीवादी मूल्यों को भी काफ़ी हद तक समाहित किया हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह गांधीवादी मूल्यों को हमने नकार दिया है। गांधीवादी मूल्य, समाजवादी मूल्य, उदारवादी मूल्य, सभी तरह के मूल्यों को हमने हमारे आवश्यकता के अनुसार उसमें समाहित किया है। और जैसे जैसे जब आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे हम लोग संविधान में कभी भी इसमें चेंज कर सकते हैं, गांधीवादी मूल्यों को वापस इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान वेत्ताओं ने दे रखी है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया हमारे यहाँ सिंपल और हार्ड दोनों ही तरीके से बना रखी है। तो ये दोनों ही बातें, जब तक हमारे संविधान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो ये बात बताती है कि अगर आवश्यकता फील होगी गांधीवादी मूल्यों को कभी भी इनको इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो इस तरह से हम इसके बारे में भी कह सकते हैं। अब एक और आलोचना की जाती है कि महाकाय संविधान है, भारत का संविधान कैसा है, बहुत विशाल काय है, हाथीनुमा संविधान है, हाथीनुमा संविधान बनाया है। सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि भारतीय संविधान बहुत लंबा और जटिल संविधान है। भारतीय संविधान बहुत जटिल और लंबा संविधान है। एच.बी. कामत संविधान सभा के सदस्य कहते हैं कि प्रस्तावना जिस क्रीट का हमने अपनी संविधान सभा के लिए चयन किया है वह एक हाथी है। भारतीय संविधान दुनिया में बने तमाम संविधानों से सबसे भीमकाय संविधान है, मतलब इसे हाथीनुमा संविधान नाम दिया गया। ओवरऑल विशालकाय, क्योंकि दुनिया का कोई भी संविधान इतना बड़ा नहीं है जितना भारत का है। दोस्तों, इसका रीजन तो मैं आपको पहली विशेषता में ही बता चुका हूँ। रीजन क्या है, पूरे देश के लिए एक संविधान है। वहाँ अमेरिका की तरह केंद्र और राज्यों के बीच में बांटने वाला अलग अलग संविधान नहीं है। पूरे देश की एक नागरिकता है, एकल नागरिकता है। और जब जिस देश के संविधान में एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के सारे प्रावधान कर दिए हों, देश को एक सूत्र में पिरोने की बात की गई हो, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का ढांचा एक साथ संविधान में ही तय कर दिया गया हो,
तो फिर संविधान थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लंबा हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये देश के लिए फ़ायदेमंद है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, इसका उदाहरण, इसके पक्ष में जो सबूत है वो ये है कि भारतीय समाज आज भी टूटा नहीं है। संविधान लागू होने के बाद में पूरा देश एकजुट है, एक सूत्र में बंधा हुआ है। राष्ट्रीयता की भावना के साथ में संवैधानिक तंत्र आज भी हमारे देश में जिंदा है। निरंतर विकास की ओर भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ रही है। दोस्तों, ये भीमका है, बड़ा है, ये बात सही है, लेकिन इसके कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। और लास्ट आलोचना और हम कर लेते हैं। लास्ट आलोचना है दोस्तों, क्या वकीलों का स्वर्ग है? वकीलों का स्वर्ग क्यों कहते हैं? वकीलों का स्वर्ग इसलिए बोलते हैं दोस्तों, इसकी आलोचना इसलिए की जाती है वकीलों का स्वर्ग, क्योंकि इसमें इतनी क्लिष्ट भाषा का, इतने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें वैधिक शब्द जो है, वैधिक शब्दावली, जो कानूनी शब्दावली है, उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया है, जो आम आदमी की समझ में नहीं आता, बहुत मुश्किल है। अब इसके लिए बार बार हमें एक्सपर्ट विधि विशेषज्ञों के पास जाना पड़ेगा, विधि विशेषज्ञ जो वकील हैं उनके पास जाना पड़ेगा, और ये वकीलों के लिए असीम संभावनाएं छोड़ता है। ये वकीलों के लिए असीम संभावनाएं छोड़ता है। इसके संदर्भ में सर आइवर जेनिंग्स ने ही कहा है कि ये वकीलों का स्वर्ग है। ये शब्द जो कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। प्रोफेसर ये संविधान सभा के जो सदस्य थे HK महेश्वरी साहब, उन्होंने भी कहा था कि प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है, अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे लोग, वे कम सत्यनिष्ठ होंगे, सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन नहीं करेंगे। मैं सच में कहूँ तो प्रारूप जो है वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। यह वाद और मुकदमों की व्यापक संभावनाएं खोलता है। इसी प्रकार PR देशमुख साहब ने भी कहा कि मैं यह कहना चाहूँगा कि सदन के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया है, मेरी समझ में ये है अत्यंत भारी भरकम है, जैसा कि एक भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ हो। दोस्तों, ये PR देशमुख साहब ने कहा इसको भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ, भारी भरकम जिल्द वाला, PR देशमुख ने ही कहा था, भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ। भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ का था। और सर आइवर जेनिंग्स ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा था। सर आइवर जेनिंग्स ने इसे क्या कहा? वकीलों का स्वर्ग। इसे वकीलों का स्वर्ग कहा था। दोस्तों, ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि भारतीय संविधान एक विधि ग्रंथ है। विधि ग्रंथ के जैसा भारी भरकम शब्द है, आम आदमी की समझ से परे है। दोस्तों, एक्चुअल बात यह है कि भारतीय संविधान निर्माता जितने भी थे वो विधिक पृष्ठभूमि के थे। अधिकांश लोग विधिक पृष्ठभूमि के थे, विधि या लॉ के ज्ञाता थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छे से अध्ययन किया था, और बैरिस्टर्स थे अधिकांश लोग। तो बैरिस्टर्स और विधिक लोगों के द्वारा जब बनाया गया है तो देश का सर्वोच्च कानून बनाना है, तो उसके लिए एक आइडियलिस्टिक भाषा रखना जरूरी होता है, एक संवैधानिक भाषा का चयन करना जरूरी होता है, क्योंकि एक शब्द के कई मायने निकल जाते हैं। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग करना जरूरी होता है। तो यहाँ विधिक भाषा होना, भारी भरकम भाषा होना, एक जिस तरह की संविधान सभा ने इसका निर्माण किया था, ये अपने आप से स्वाभाविक रूप से ही इस तरह का संविधान बनने की संभावना पूरी थी, और वही हुआ। दोस्तों, यहाँ वकीलों का स्वर्ग मुकदमेबाज बनाता है और इस तरह का कहता है, ये तो संभावनाएं देखो, ये बुराई भी है तो इसके पीछे एक संभावना अच्छाई की भी दिखाई देती है। भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलेपन को भी दर्शाता है। यानी भारतीय संविधान की इंटरप्रिटेशन समय के साथ में जब आवश्यकता पड़ेगी तो भारतीय संविधान लचीला भी है, और जहाँ आवश्यकता है कि संविधान को कठोर रहना है तो वहाँ पे संविधान कठोर भी रह पाएगा। तो इसके पक्ष में जब कठोरता और लचीलेपन का जब हम इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, दोनों की संभावना जब दोनों में मौजूद हैं, तो शब्दों के जो मीनिंग होते हैं उनके आधार पर इंटरप्रिटेशनों
को व्याख्या करने की संभावनाएं बदलती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब व्याख्या की बात आती है तो वकीलों का जो रोल होता है या अधिवक्ताओं का रोल होता है, विधिवेत्ताओं का रोल होता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो अपने अपने तर्क देते हैं और किसी भी संवैधानिक व्यवस्था के लिए तार्किक बहस होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ये बात ठीक है कि मुकदमे ज़्यादा आते हैं, वो केसेस ज़्यादा आते हैं, न्यायपालिका आती बोझिल हो जाती है, लेकिन न्यायपालिका ने समय समय पर संविधान की अच्छी व्याख्या की है और न्यायाधीश जो व्याख्या करते हैं, संविधान की मूल भावना को लेके आते हैं। इसके लिए जो वकीलों में जो इस संविधान की शब्दावली और विभिन्न बातों को लेकर के जो एक इंटरप्रिटेशन पेश की जाती है, तो उसके आधार पे जो भारतीय संविधानवेत्ताओं की जो मूल भावना थी, उसके आधार पे जो निष्कर्ष निकलते हैं, तो डिसीजन देने में न्यायपालिका को बहुत सहयोग मिलता है। ये एक अच्छी बात भी होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देख लीजिए आप, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का फैसला, जो भारतीय संविधान की जो बहुत बड़ी व्याख्या थी, जिसके अंदर और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में जो मूलभूत ढांचे का जो सिद्धांत दिया गया था, वो सिद्धांत इस वकीलों की बहस का ही परिणाम था। ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में भी आती हैं। तो ये बात ठीक है, काफ़ी हद तक सच्चाई है कि मुकदमेबाजी वगैरह या वकीलों के लिए रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा करता है, ये बात काफ़ी हद तक सही है इसमें, लेकिन इसके नुकसान के साथ में फ़ायदे भी हैं और ये फ़ायदा देश के हित में ज़्यादा है। संविधान की सही व्याख्या, सही इंटरप्रिटेशन और समय के साथ में इंटरप्रिटेशन का बदल जाना, ये सब कुछ इसी भाषा संबंधी या शब्दावली के इंटरप्रिटेशन पे निर्भर करता है। इसी से देश का विकास भी तेज़ी से होता है, संविधान बना रहता है, संविधान में लचीलापन भी आता है। तो दोस्तों, ये बुराई होने के साथ साथ इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, फ़ायदे भी हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो आलोचनाएं की हैं, वो आलोचनाएं विचारधारात्मक लेवल पर हैं। अलग अलग विचारधाराओं के व्यक्ति आज भी इनकी आलोचनाएं और भी कोई कर सकते हैं, और भी कोई हो सकती हैं, लेकिन अगर हम व्यवहारिक तौर पे देखें और थोड़ा सा गहराई से संविधान का अध्ययन करें, संविधान की विशेषताओं को समझें, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये आलोचनाएं केवल विचारधारात्मक के लेवल पे है। मुझे लगता है कि ये आलोचना इसलिए ज़्यादा थी कि जो अम्बेडकर साहब के विरोधी थे या अम्बेडकर साहब की विचारधारा से मैच नहीं खाते थे या उनकी विचारधारा से अलग विचारधारा रखने वाले लोग थे, उनके कारण ये आलोचनाएं हुई हैं। और अम्बेडकर साहब ने जो ये चूँकि वो संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अम्बेडकर साहब की विचारधारा का था, क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति अध्यक्ष है उसके विचारों का प्रभाव ज़्यादा होना तय है। तो अधिकांश जो आलोचनाएं हैं उनमें ज़्यादातर दम नहीं है। जो आलोचना है वो विचारधारात्मक लेवल की आलोचनाएं हैं। कुछ आलोचनाओं में सच्चाई भी है, जैसे भारी भरकम होना या वकीलों के लिए उत्सर्ग होना, ये काफ़ी हद तक सही भी हैं, लेकिन इनके पीछे उचित रीजन भी हैं, उचित कारण भी हैं। और समय के साथ में जैसे जैसे देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के पश्चात आज लगभग 75 वर्षों का समय इस संविधान को लागू हुए हो गए, और जिस तरह से देश चल रहा है, देश में राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, अपने आप निरंतर राजनीतिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था अपने आप को सुदृढ़ करती जा रही है। ये भारतीय संविधान की अच्छाई को, इसके महत्व को दर्शाता है कि भारतीय संविधान अच्छे से काम कर रहा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था प्रॉपर तरीके से काम कर रही है और देश निरंतर प्रगति और उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। यानी भारतीय संविधानवेत्ताओं ने, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने जो लक्ष्य तय किया था, जो सपना देखा था, उसी सपने को साकार करने के लिए ये संविधान अग्रसर हो रहा है। उस सपने को साकार करने की ओर अग्रसर है, उन्मुख है। अगर ये संविधान इसी तरह से उन्मुख रहा तो विश्व महाशक्ति बनने में भारत को कोई नहीं रोक सकता। ये संविधान भारत को विश्व महागुरु, विश्व की महाशक्ति बनाने में अगर मदद करता है तो ये संविधान हमारे लिए बहुत बेहतर है, अच्छा संविधान है, मेरा मानना ऐसा है। बाकी इस मामले पे हर व्यक्ति के अपने अपने व्यू हो सकते हैं, अलग अलग विचारकों के, अलग अलग विचारधारा के लोगों के अपने अपने मत हो सकते हैं। मैं प्रत्येक के मत का सम्मान करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम लोग संविधान की विशेषताएं टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, और ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, डिस्कस किया हम लोगों ने, समझा है। इसके बहुत सारे पहलू हमने देखे हैं। लेकिन ये जो
हमने आलोचनाएं हैं इस टॉपिक को पहले नहीं देखना है। इस टॉपिक को पहले संविधान की विशेषताओं को अच्छे से मेरे सारे वीडियोस जो हैं, क्लासेज जो हैं वो लें, उसके बाद में इसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, थोड़ा सा हम ये भी तो देखें ना, चेक करें अपने आप को कि जो मैंने पढ़ाया है वो संविधान की विशेषता और आपने जो पढ़ा है उनसे क्वेश्चन सॉल्व होते कि नहीं होते, उन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चन कौन से बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसके आधार पे जो मैंने पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि आपका 90 से 95% जो क्वेश्चंस हैं इसमें से आ जाएंगे। तो क्या वास्तव में आते हैं या नहीं आते हैं, वो सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं, इस बात को पता लगाने के लिए जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमको ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि हम सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें। बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं करा सकता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट, जो पिछली एग्जामों में बड़ी अच्छी एग्जाम है, आरएस हैं, आईएएस हैं या यूपीपीसीएस है। यूपीपीसीएस में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आईएएस के बाद में सबसे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन यूपीपीसीएस के माने जाते हैं। आजकल आरएस में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वगैरह कई सारी एग्जामों में। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद में कुछ संभावित क्वेश्चंस की भी बात करूँगा। तो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे भी मैं चर्चा करूँगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग वापस से मिलेंगे दोस्तों। संविधान की विशेषताओं से जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उन पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।